हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द वेस्टियन यूट्यूब चैनल। यह इंडियन पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस लेक्चर में हम किन बिंदुओं पर बात करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इस लेक्चर के हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे 1813 का चार्टर, ठीक है। इसके बाद 1833 का चार्टर और इसके बाद आएगा 1853 का चार्टर और लास्ट में रहेगा भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। तीनों चार्टर और ये भारत शासन अधिनियम के जो भी प्रावधान है सभी आपको बताएंगे और इस लेक्चर के लास्ट में इन चारों बिंदुओं से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो उनके उत्तर भी आपको साथ साथ देने होंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इस लेक्चर को फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1813 का चार्टर, ठीक है। इससे पहले एक चार्टर और आ चुका था, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि 1793 में एक पहला चार्टर आया था, ठीक है। दूसरा चार्टर 1813 में आया था। तो इसके प्रावधान क्या थे जान लेते हैं कि इस चार्टर द्वारा ईसाई मिशनरियों, ठीक है, मिशनरियों का मतलब धर्मगुरुओं, ठीक है, ईसाई धर्मगुरुओं को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस चार्टर के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, तो क्या होगा उत्तर 1813 का चार्टर, ठीक है। अगला प्रावधान ये था कि व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय व चीनी के व्यापार को छोड़कर, ठीक है। चीन के साथ चाय व चीनी के व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी का को एकाधिकार दे दिया गया, ठीक है। चीन के साथ चाय व चीनी का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रावधान यहाँ पर है तीसरा कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रबंध किया गया, ठीक है। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रबंध किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 1833 का चार्टर, ठीक है। 1833 का चार्टर जो कि तीसरा चार्टर था, तीसरा चार्टर था। इसके प्रावधान क्या थे, तो पहला प्रावधान ये था कि कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो चारों चार्टर आए थे, एक 1793 में, ठीक है, और दूसरा 1813 में, तीसरा 1833 में और चौथा 1853 में, ठीक है। जो 1833 तक चार्टर एक्ट आए, इन सभी का मतलब एक प्रावधान था कि इसमें सभी जो कंपनी का अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए सभी में बढ़ाया गया, ठीक है। ये कॉमन है, इसे आपको याद रखना है। तो ये दूसरा प्रावधान इसमें था कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है, संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो कौन बने थे पहले गवर्नर, ठीक है, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना है आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो पहले कौन से गवर्नर थे पूरे भारत के, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रावधान इसमें था कि गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। चौथा प्रावधान इसमें था कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। मतलब जो शासन प्रणाली थी ये ब्रिटिश में इसका केंद्र बना दिया गया और वहीं से पूरी सत्ता चलाई जा रही थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक अगला प्रावधान और था कि इसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस चार्टर के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला देखते हैं। अगले इसमें आया था 1853 का चार्टर, ठीक है। 1853 का चार्टर जो कि चौथा चार्टर था और लास्ट चार्टर था। इसके बारे में जानते हैं। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार करने के उद्देश्य से इस एक्ट या चार्टर को पारित किया गया, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार करने के उद्देश्य से इस एक्ट या चार्टर को पारित किया गया। इसके प्रावधान जान लेते हैं। तो इसके प्रावधान थे, पहला था कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। जो भी कर्मचारी थे उनकी जो नियुक्ति होती थी तो इसकी परीक्षाओं के थ्रू होती थी, जैसे कि अभी जॉब्स के लिए होती है, ठीक है। तो इसका दूसरा प्रावधान देख लेते हैं। दूसरा प्रावधान था
कि कानून बनाने के लिए भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये आपको याद रखना है, कानून बनाने के लिए भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रावधान इसमें था कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। इसका चौथा प्रावधान था, यह भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। ये प्रावधान नहीं था, ये पॉइंट है कि ये भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर कब आया, तो आंसर हो जाएगा 1853 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया था भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी के शासनकाल में 2 अगस्त 1858 को एक विधेयक पेश किया गया, जो महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर करने पर पारित हो गया। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, इसके प्रावधान क्या थे ये जान लेते हैं। तो पहला प्रावधान था, इसके द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। इसे आपको याद रखना है, इसके द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। मतलब जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया और इसे ब्रिटिश सरकार के लिए दे दिया गया। ठीक है, अगला प्रावधान देख लेते हैं। तो अगला प्रावधान यहाँ पर था कि जो निदेशक मंडल था, ठीक है, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो बनाए गए थे निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा इनके अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव को दे दिए गए। अब यहाँ पर भारत सचिव कौन था, तो भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है, इसे याद रखना है, भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अगला प्रावधान यहाँ पर था कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, तो इसका क्या उत्तर होगा, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला प्रावधान था कि भारतीय वायसराय को भारत सचिव की आदेश पर कार्य करने को बाध्य किया गया। ठीक है, भारतीय वायसराय को भारत सचिव के आदेश पर कार्य करने को बाध्य किया गया। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रावधान यहाँ था कि भारत सचिव की सहायता के उद्देश्य से 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन क्राउन को तथा 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त करते थे। ठीक है, 7 सदस्यों को कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त करते थे। ये प्रावधान आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इनसे बनने वाले प्रमुख प्रश्न। प्रश्न पहला है कि किस चार्टर के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। जस्ट अभी बताया, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, किस चार्टर के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 के चार्टर द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहां पर रहेगा कि किस चार्टर के द्वारा बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, ब्रिटिश द्वारा भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर किस वर्ष आया। अभी जस्ट आपको बताया है, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, अंतिम चार्टर किस वर्ष आया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1853 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग साथ साथ देते रहें, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, किस चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1833। ठीक है, 1833 के चार्टर द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न है कि वह कौन सा चार्टर था जिसके तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सा चार्टर था जिसके तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1833 का चार्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि किस चार्टर के आने से दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बताएं सभी लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1833 के चार्टर द्वारा। ठीक है, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इस लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया गया है, बताएं सभी लोग जल्दी से। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 के चार्टर द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि वह कौन सा चार्टर था जिसके तहत चाय व चीनी के व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। बताएं सभी लोग, वह कौन सा चार्टर था जिसके तहत चाय व चीनी के व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1813 का चार्टर। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। बताएं सभी लोग, 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत में दूसरा चार्टर एक्ट कब आया। भारत में दूसरा चार्टर एक्ट कब आया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1813 में। भारत में दूसरा चार्टर 1813 में आया और पहला चार्टर 1793 में आया था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारत में 1858 में कंपनी के शासन के अंत के बाद शासन चलाने की शक्तियां किसे दी गईं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत सचिव और भारत परिषद को। आपको ऊपर बताया गया है, इससे पहले बताया गया है कि किसे दी गई, तो भारत सचिव और भारत परिषद को। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि किस अधिनियम द्वारा भारत पर सीधे ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत पर सीधे ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया। तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आने की संभावना भी है, तो आप सभी लोग इन्हें याद कर लें। ठीक है, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो संपर्क आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम, जिस माध्यम से आप करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि डाउट अगर कोई भी है तो उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।